उसको बड़े बुजुर्गों का आदर करना नहीं आ रहा है, उसको कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना पीना, ये सब मैनर्स नहीं है। तो ये जो एजुकेशन, बुकिश एजुकेशन हो रहा है, वो है किस काम का? विदाउट संस्कार यू विल लिव अ सक्सेसफुल लाइफ बट इट विल नॉट बी पीसफुल। हम अगर यहाँ पर फेल हुए तो फिर इस गुरुकुल का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। आपके बच्चे का ख्याल आपसे ज्यादा हमको रखना आता है। गुरुकुल इज नोन फॉर नो कोचिंग फैसिलिटी। कोचिंग नहीं देते हम, ट्यूशन नहीं देते हम, और हम बच्चे में सेल्फ स्टडी की आदत डेवलप हो, वो सारा कुछ करते हैं। हम ट्यूशन करा देंगे, कोचिंग करा देंगे तो बच्चा सक्सेसफुल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ट्यूशन कोचिंग्स के अगर आप परसेंटेज देखिए ना, सक्सेसफुल बच्चों में बहुत कम होते हैं। एग इज नॉन वेजिटेरियन, एग इज नॉट गुड। और हम तो साइंस की बुक में देख रहे हैं तो एग इज द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो वहाँ बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है। एंगर इश्यूज भी एक बहुत मेजर कंसर्न हो गया है मैम आजकल। बच्चे बड़े क्लेवर होते हैं, वो ना सामने वाले को देख करके बिहेवियर अपना चेंज करते हैं। माँ बाप ने पैदा करके कौन सा बड़ा एहसान कर दिया है? पैदा किया है तो पालेंगे, पैदा किया तो हमारी जरूरतें पूरी करेंगे। किसी भी इंसान का जो फर्स्ट लव है, उसकी माँ है, उसके पिता है, तो व्हाई डू वी फॉरगेट देम? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का हमारा पॉडकास्ट उन सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी है जो अपने बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ संस्कार भी देना चाहते हैं, और सभी उन बच्चों के लिए बहुत जरूरी है जो बुकिश नॉलेज के अलावा अपनी स्कूल लाइफ को भी एंजॉय करना चाहते हैं और अपने करियर को एक ब्राइट डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं संत श्री आसाराम गुरुकुल की इंदौर कैंपस की प्रिंसिपल मिस रश्मि चतुर्वेदी। हेलो रश्मि मैम, हाउ आर यू डूइंग? फाइन, वेरी फाइन सर। वेरी वेल। रश्मि मैम, द फर्स्ट क्वेश्चन, जो सबसे पहला सवाल मेरे जहन में आता है कि गुरुकुल में शिक्षा, संस्कृति और संस्कार की फिलॉसफी बहुत नोन मानी जाती है, तो इसके बारे में प्लीज हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन करिए ना। अभी जिस जनरेशन के साथ हम डील कर रहे हैं और समय अभी जहाँ जा रहा है, उसमें हर किसी को ये तो समझ में आ रहा है कि एजुकेशन मियरली इज नॉट सफिशिएंट। एजुकेशन तो हो, लेकिन रियल एजुकेशन तभी होगा जब उसके साथ में अच्छे संस्कार भी होंगे। और ये तो संस्कार की बात हो गई। मीन्स a person is highly educated and he doesn't take care of his parents, है ना? वो उसको बड़े बुजुर्गों का आदर करना नहीं आ रहा है, उसको कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना पीना, ये सब मैनर्स नहीं है। तो ये जो एजुकेशन, बुकिश एजुकेशन हो रहा है, वो है किस काम का? तो यहाँ पर तो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस है, इट इज़ वेल नोन, और ये कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एंड दैट वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग, वी आर हैविंग अ गुड रिजल्ट ऑल्सो। एंड रही बात संस्कार की, तो संस्कार की बात मैंने बताई कि संस्कार इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पीसफुल, हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ, है ना? विदाउट संस्कार यू विल लिव अ सक्सेसफुल लाइफ बट इट विल नॉट बी पीसफुल, ना, इट वुड नॉट बी हैप्पी लाइफ। अब सबसे इसके बीच में जो वर्ड आता है शिक्षा, संस्कृति एंड संस्कार। तो संस्कृति कहते हैं कि 4 पुरानी संस्कृतियां थी ना, मिस्र की, यूनान की, रोम की एंड भारत की। तो वो सबको मिटा दिया गया। एक भारत, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये भारतीय संस्कृति ही है। और इतनी दिव्य संस्कृति है, इतनी पुरातन संस्कृति है। यहाँ पर भगवान ने अवतार लिया, यहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा है, और इससे बढ़कर क्या है कि वो 4 में से ये एक अभी भी अलाइव है हमारे संतों के कारण, हमारे शास्त्रों के कारण, है ना, सज्जन लोगों के कारण। तो उस संस्कृति का बच्चे को ज्ञान ही नहीं है। बच्चा नहीं जानता है कि पीपल की पूजा हम क्यों करते हैं, बच्चे को पता ही नहीं हम गंगा की पूजा क्यों करते हैं, गाय का क्या महत्व है। गाय को वो एक नॉर्मल एनिमल गिन रहा है, इंसान को वो बंदरों का प्रोग्रेशन गिन रहा है। सो दे आर नॉट अवेयर ऑफ द भारतीय संस्कृति। और इस भारतीय संस्कृति के आगे लोग घुटने टेक रहे हैं। विदेशों में के अपनी फैसिलिटी, वेल फर्निश्ड लाइफ को छोड़ करके, लोग सब कुछ छोड़ करके यहाँ पर आ रहे हैं। आप वृंदावन जाकर देखिए, काशी जाकर देखिए, उज्जैन, कितने भी, ऋषिकेश, हरिद्वार जाकर के देखिए, तो कितने डिवोशन के साथ वो अपना सारा कुछ छोड़े। इतनी महान संस्कृति जिसके आगे पूरी दुनिया घुटने टेक रही है, और हमारे बच्चे उससे अननोन है, तो इससे ज्यादा दुख की बात क्या होगी? सो ये तीनों का ही कॉम्बिनेशन देना आज के बच्चे को बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी हम, हमारे गुरुदेव बोलते हैं कि मनुष्य का जीवन का क्या उद्देश्य होता है? स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन, सम्मानित जीवन। तो ये स्वस्थ, सुखी एंड सम्मानित जीवन, ये तीनों के कॉम्बिनेशन से ही मिलेगा। शिक्षा, संस्कृति एंड संस्कार। ट्रिपल एस कॉम्बिनेशन इज मस्ट। इट इज 3 S फिलॉसफी वी कॉल। वेरी ट्रू, थैंक यू। यूजुअली गुरुकुल का नाम सुनते से ही मोहब्बतें मूवी के वो खड़ूस अमिताभ बच्चन का चेहरा दिमाग में आ जाता है। आपको देख के ऐसा लगता है कि, और हमारी जितने भी लोगों से मैं मिला, उन लोगों से मिलके ऐसा लगता है कि आप लोगों की तरफ से काफ़ी एक मदरली कनेक्ट होगा बच्चों के प्रति।
कैसे आप कर पाते हैं, और उसके बारे में नहीं, थोड़ा सा इसके एनलाइटन देते हैं? पीछे सच्चाई तो ये है कि पार्शियली आई एम द खड़ूस अमिताभ बच्चन ऑफ मोहब्बतें ओ मूवी, रियली? बट पार्शियली नॉट कम्प्लीटली। रेस्ट ऑफ द मतलब कहने का ये है कि अगर बच्चा अच्छा कर रहा है तो आई एम द फर्स्ट अप्रिशिएटर, मैं उसको अप्रिशिएट करूंगी। छोटी सी भी अगर उसके अंदर क्वालिटी है तो मैं उसको पूरा जोर लगा करके उस क्वालिटी को और ब्लूम करेंगे, एनहांस करेंगे। एनहेंस करेंगे। लेकिन अगर जरा सी भी छोटी सी भी डिसक्वालिटी है तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिकॉज ना पेरेंट यहाँ पर एजुकेशन के लिए अकेले नहीं आ रहे हैं ना। ट्रिपल एस कॉम्बिनेशन। हाँ, एंड वी आर हैविंग स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर स्टेट्स ऑल्सो, सो उनके स्टेट में, उनके शहर में क्या 1 लाख 1.5 लाख में एक अच्छे इंटरनेशनल स्कूल नहीं मिलेंगे? आराम से मिलेंगे। पर बच्चे को अपने से दूर रख करके और इतनी फीस भर के अगर बच्चे को इंदौर गुरुकुल में डाल रहे हैं तो मीन्स दे वांट मोर देन मियरली एजुकेशन। तो वहाँ पर बच्चों को मैं यही चीज़ बोलती हूँ कि हम तुम्हारे संस्कारों के साथ में कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स का सबसे बड़ा उद्देश्य, और अगर हम यहाँ पे फेल हुए, ये हमारी यूएसपी है, हम अगर यहाँ पर फेल हुए तो फिर इस गुरुकुल का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो वो कई जगह पर स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है, लेकिन हाँ एक चीज़ और भी है कि बच्चे भी समझते हैं कि मैम स्ट्रिक्ट है या अगर हमको टोक रही हैं, रोक रही हैं, तो वो हमारे भले के लिए है। मैं पेरेंट्स के आगे अक्सर दावा करती हूँ, कभी पेरेंट्स मेरे से मिलने आते हैं तो मैं उनसे बोलती हूँ, आपके बच्चे का ख्याल आपसे ज़्यादा हमको रखना आता है। तो वैसे थोड़े से होते हैं, और मैं बोलती हूँ कि हम रखते हैं। एक एग्जांपल दे करके, अगर बच्चा घर में कुछ गलत कर रहा है, आप टोकने से डरते हैं कि बच्चा बात नहीं करेगा, नाराज हो जाएगा, खाना नहीं खाएगा, हमको इसके कोई डर की परवाह नहीं। हम तो जहाँ गलत है वहाँ टोकेंगे और फिर प्यार से बुला करके समझाएंगे भी, लेकिन हम उसको बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। पेरेंट्स आज की डेट में बहुत डरे सहमे हुए हैं, वो नहीं बताते हैं, उनको लगता है बच्चा रूठ जाएगा, घर का माहौल नेगेटिव होगा। तो True. So half Amitabh Bachchan is there नॉट inside you, हाफ, नॉट हाफ, and young 10% women. ओनली। इसलिए Okay, मैंने कहा पार्शियली। partially. मैम, गुरुकुल का नॉर्मल स्कूल से क्या डिफरेंशिएशन है कि हमारा गुरुकुल, हाउ डज इट मेक very out of the blue kind of a thing when it comes to a comparison between a school and a gurukul education and overall stuff? विथ एन एग्जाम्पल आई विल एक्सप्लेन यू। Please do that. एक बच्ची थी हमारे यहाँ पर, एक्चुअली हमारे यहाँ पर मैंने बताया आपको कि ओनली बॉयज स्कूल है, बट वी हैव कोएड इन प्री प्राइमरी, सो टिल KG2 गर्ल्स ऑल्सो कैन स्टडी हियर। तो एक बच्ची थी और उसका जब KG2 के बाद में उसको पिताजी को उसके स्कूल स्विच करना पड़ा, क्योंकि भाई यहाँ तो गर्ल्स के लिए कंटिन्यू करेंगे नहीं। तो वो एक शहर के बढ़िया अच्छे बड़े स्कूल में वो लोग गए। तो वहाँ पर जो प्रिंसिपल थी उन्होंने एक लाइन बोली कि एजुकेशन के मामले में तो हम आपको एश्योर कराते हैं कि हम आपके बच्चे को बहुत अच्छा देंगे, लेकिन संस्कारों के मामले में हम गुरुकुल की टक्कर नहीं ले पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये बात इंदौर में भी है कि हाँ, गुरुकुल आर मेंट फॉर संस्कार, गुरुकुल आर मेंट फॉर भारतीय संस्कृति अलोंग विथ गुड एजुकेशन। तो यहाँ पर जो चीज़ डिफरेंट है वो यही है कि वो जो 3S फिलोसफी है। और आपको मैं बताऊँ इसमें, जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ कि हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स। सो हमारा जब भी एनुअल फंक्शन होता है, एनुअल फंक्शन में हमारे यहाँ पर एक भी सॉन्ग, एक भी डांस, एक भी ड्रामा ऐसा नहीं होगा जो देखने वालों को अनकंफर्ट फील कराए, है ना। दे कैन वॉच इट विथ फैमिली, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ में बैठ करके भी लोग देख सकते हैं, इतना उनको अच्छा लगता है। कहीं पर भी ऐसे नहीं। हम लोग फिल्मों के ऐसे रोमांटिक फिल्मों सॉन्ग्स के हैं, जो songs ट्रेंडिंग वगैरह। सॉन्ग्स हैं, उनको हाथ भी नहीं लगाते हैं और फिर भी बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। तो एक एनुअल फंक्शन ही हमारा एक एग्जाम्पल है कि हाउ डू वी वर्क। ऐसा क्या यूज करते हैं एनुअल फंक्शन में? लाइक वी यूज भजन्स, वी हाँ, यूज सम इंडियन फिलोसफीज, उसके ऊपर हम लोग हमारे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं या मे बी सॉन्ग्स होते हैं उसको हम प्रेजेंट करते हैं। क्या डिफरेंस है ऐसा? पैट्रियोटिज्म का एक प्रोग्राम रहेगा, दूसरा प्रोग्राम रहेगा हमारी इंडियन फिलोसफी, हमारे शास्त्रों की कुछ कथाओं का वहाँ पर ड्रामा होगा, डांस वगैरह भी होगा। तो वो भी पैट्रियोटिक सॉन्ग पर या अच्छे फोक सॉन्ग्स पर, कुल मिलाकर के कि मैंने ज़्यादातर स्कूलों के एनुअल फंक्शन में देखा है कि जो आजकल ट्रेंडिंग सॉन्ग्स हैं, आप लोगों को पता होगा ना, अभी वो एक किसी स्कूल में छोटा सा एनुअल फंक्शन का या किसी चीज़ का वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, जहाँ पर छोटी सी बच्ची वो किसी नए गाने पर डांस कर रही थी और काफ़ी उसको क्रिटिक्स सहना पड़ा। ओके। तो उस तरीके की चीज़ें नहीं रहती हैं
बिल्कुल प्योरली संस्कारों से, संस्कार वहाँ पर दिखते हैं कि हम कौन से संस्कार को यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं। मैम, आज के ज़माने में हर पेरेंट चाहता है कि उनका बच्चा जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे, आईपीएस आईएएस बने, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट हासिल हो। तो हमारा स्कूल इसमें कैसे बैलेंस आउट कर पाता है कि उनको वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी रेडी कर पाए और उनको संस्कार भी पूरे मिल पाए बिल्कुल। और बाहर की दुनिया से लड़ने की ताकत भी हम लोग दे पाए? हाउ डू वी बैलेंस ऑल द थिंग्स टुगेदर? सबसे पहली चीज इसमें यह है कि दिस गुरुकुल इज नोन फॉर नो कोचिंग फैसिलिटी। कोचिंग नहीं देते हम, ट्यूशन नहीं देते हम, और हम बच्चे में सेल्फ स्टडी की आदत डेवलप हो वो सारा कुछ करते हैं। शाम को हमारे यहाँ पर 6 टीचर्स आर ऑलरेडी कमिंग, 1 more इज गोइंग टू कम। तो ऐसे करके 7 टीचर हम बाहर से बुलाते हैं शाम का, जब इनका सेल्फ स्टडी का समय है। बट कोई भी उनको पढ़ाएगा नहीं, वो सिर्फ मॉनिटरिंग करेंगे कि दैट चाइल्ड शुड रिवाइज द थिंग विच ही हैज स्टडीड इन डे क्लास, और साथ ही साथ में वो उसी पर बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर्स मिले हैं एज होमवर्क, वो होमवर्क पूरा कर ले, जहाँ पर उसको डाउट है वो डाउट क्लियर कर ले। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब हम पढ़ते हैं, है ना, तो ही हम एक्चुअली समझते हैं। जब हमको कोई पढ़ाता है तब नहीं। अब क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, फिर शाम को बच्चे को पढ़ना है, लेकिन शाम को भी कोई ट्यूटर आकर के बैठ जाए और अगेन वो उसको पढ़ा रहा है, तो वो फ्रूटफुल नहीं होता है। एक चीज। दूसरी चीज ये, बड़े मशहूर एक साइकोलॉजिस्ट हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, एंड ही इज एसोसिएटेड विथ एजुकेशन फील्ड ऑल्सो, डॉक्टर वीएस रविंद्रन। उनके एक सेमिनार मैंने अटेंड किया था, उसमें उन्होंने एक बात बोली थी कि बच्चे को सेल्फ स्टडी के लिए बैठने की आदत डालो, नहीं तो काम नहीं होगा। लेकिन आज एक उल्टी हवा ही चल पड़ी है। लोगों को लगता है हम ट्यूशन करा देंगे, कोचिंग करा देंगे तो बच्चा सक्सेसफुल है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ट्यूशन कोचिंग्स के अगर आप परसेंटेज देखिए ना, सक्सेसफुल बच्चों के बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर बच्चे को सेल्फ स्टडी की आदत लग गई, अगर बच्चे को ये हो गया कि मुझे अपना बैग खोलना है, आज क्या पढ़ाया गया है उसको, बुक को अपने हाथों से खोलना है, खुद जूझना है उस प्रॉब्लम से, तो उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होगी। और एक हमारा माइंड में भी ना ऐसा प्रोग्रामिंग सेट हो जाती है। अगर मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया और आपको पता है कि बगल में कोई बैठा है बताने के लिए, तो आपका माइंड कसरत नहीं करेगा, इट विल नॉट एक्सरसाइज, इट विल वेट फॉर दैट आंसर विच इज, मतलब रेडीमेड आंसर जो आने वाला है ना, उसका वो वेट करेगा। लेकिन जब आपको पता है कि नो वन इज देयर, अपने को पूरा एफर्ट खुद ही डालना है, तो फिर ऐसे में ब्रेन को आदत पड़ती है कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए तैयार होता जाता है। उसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है। इसके अलावा एक और IITN का कहना है, ये चीज़ मैं पहले से भी मानती थी, लेकिन जब ऐसे लोगों को सुनो तो फिर अपने विचारों को एक पुष्टि मिल जाती है। तो उन्होंने कहा था कि आप जितना पढ़ते हैं उसका बहुत कम हिस्सा ही आप ग्रैब कर पाते हैं, पर जब आप खुद उसको सॉल्व करते हैं तो फिर आप सक्सेसफुल होते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि जो ये कोचिंग क्लासेस हैं, ठीक है, दे टीच, दे एक्सप्लेन द टॉपिक्स इन वेरी डीप एंड डिटेल, लेकिन आप ये देखिए कि ये कोचिंग क्लासेस चलाते हैं टेस्ट सीरीज, है ना। तो टेस्ट सीरीज क्यों चला रहे हैं? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बार बच्चा क्वेश्चंस से एनकाउंटर हो, क्वेश्चंस बार बार देखिए, उसकी आंखों के सामने आए। जितने बार क्वेश्चन आएगा उतनी बार वो पढ़ेगा, समझेगा और अपने आप उस विषय के में उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो यहाँ पर बात इसकी हो रही है कि आपने कहा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप कैसे प्रिपेयर करें। तो अगर बच्चे को सेल्फ स्टडी की आदत लगे, अगर बच्चे को डीप स्टडी की आदत लगे, इफ द चाइल्ड नोज दैट नो वन इज देयर टू असिस्ट हिम एज अ ट्यूटर और एज अ इवनिंग कोचिंग एंड ऑल, तो वो क्या करेगा, वो क्लास में अटेंटिवली सुनेगा एंड देन शाम को खुद ही बैठेगा, खुद ही उसको करना, क्योंकि दूसरे दिन टीचर अगेन उसको पूछने वाले कि तुम्हारा होमवर्क हुआ कि नहीं हुआ है। और इसमें मैं बच्चों को ये बताती हूँ कि एक फॉर्मूला आप लोग रट लो, RCRC, R for be regular, daily school आओ, C for pay your full concentration toward what teacher is teaching or explaining, listen with concentration, then again R, जाकर के घर पे एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि रिवाइज करने के लिए आपको टीचर ने होमवर्क दिया है, तो उसमें एक प्रकार का रिवीजन हो जाएगा। एंड देन अगेन सी दैट क्लियर योर डाउट्स, नेक्स्ट डे आओ, जहाँ पर डाउट हो रहा है, तुमको नहीं समझ में आया, तो वहां पर आप उसको क्लियर करो। सो इस RCRC फॉर्मूला इफ द चाइल्ड इज फॉलोइंग, तो अपने आप ही वो हर एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहा है। बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या है, बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना, एंड इन दिस वे ही कैन क्लियर हिज कॉन्सेप्ट। वेरी ट्रू, यू हैव अ डेप्थ इन कॉन्वर्जेशन मैम, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि मुझे भी लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट हैज़ बिकम सो प्रोफेशनल दीज डेज कि बच्चों को जो ज्ञान मिलना चाहिए
दे आर रनिंग शॉर्ट ऑफ इट, थोड़ा सा वो नहीं हो पा रहा है। डिस्ट्रैक्शन होता है। एक टीचर है हमारे यहाँ पर, तो उसने बताया, बोले कि किसी कोचिंग में जा करके उसने ज्वाइन किया कि पार्ट टाइम शाम के समय में वहाँ भी पढ़ा लेंगी। तो बोले कि पढ़ाया मैंने 2-3 लेक्चर्स लिए तो मुझे काफ़ी थकान हुई। चाय की शौकीन वो टीचर, तो वो बोले कि पूछा मैंने किसी से, बोले बाहर है चाय। बोले मैं गई और वहाँ पर वो 11th-12th की जो कोचिंग है ना, आफ्टर 10th दे रीच देयर, डमी एडमिशन लेते हैं या और 10th के बाद सीधे जाते हैं कोचिंग में। या फॉर द पेरेंट्स को लग रहा IITs है, एंड हाँ, दोस पेरेंट्स को थिंग्स, लग रहा है कि मेरा बच्चा बड़ी कॉम्पिटिटिव मेहनत कर एग्जाम्स, रहा है। यस और यस, वहाँ पर बोले कि मैम फ्रीली एक हाथ में चाय, एक हाथ हाथ में में सिगरेट, सिगरेट। क्या पा रहे हैं, क्या मिल रहा है इनको, सबका रोजी रोटी चलेगी, ये कौन से सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। पार्ट ऑफ सोसाइटी, पार्ट ऑफ आवर कल्चर नाउ दीज डेज, एंड कूल कहलाता है वो वाला चीज आजकल। चलिए, हेडिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम, गुरुकुल का करिकुलम और गुरुकुल का जो भी एकेडमिक स्ट्रक्चर आपने प्लान करा है, वो बाकी स्कूल से कैसे हमको डिफरेंट बनाता है? इसमें मैं आपको बताऊंगी कि वी आर अ CBSE स्कूल है ना, तो CBSE स्कूल है तो ऑब्वियसली हमारा जो करिकुलम है वो तो CBSE बोर्ड का ही है। लेकिन एक बार की बात है, डॉक्टर अनुराग त्रिपाठी वाज देयर, ही वाज दैट टाइम, आई डोंट रिमेंबर द पोस्ट, बट ही इज फ्रॉम CBSE, अच्छी पोस्ट में। एंड सेमिनार वाज देयर इन सयाजी होटल और समवेयर। तो वहां पर उन्होंने एक बात बोली थी कि वी आर प्रोवाइडिंग ओनली करिकुलम, हाउ टू टीच एंड व्हाट टू टीच दैट यू हैव टू डिसाइड, यू कैन डिसाइड। हमने बोल दिया है कि ग्रामर, इंग्लिश में इतना ग्रामर बच्चे को क्लियर होना चाहिए, इतना कॉम्प्रिहेंशन आना चाहिए, इतना राइटिंग स्किल उसका होना चाहिए। अब आप क्या कंटेंट ले रहे हैं, इट्स योर चॉइस। तो इसमें करिकुलम जो है वो तो CBSE का ही रहेगा, बट वेयर सून वी आर प्लानिंग कि हम जैसे बच्चे को बता रहे हैं कि बेटा एग इज नॉन वेजिटेरियन, एग इज नॉट गुड, और हम तो साइंस की बुक में देख रहे हैं तो एग इज द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो वहाँ बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता और है। आजकल वेजिटेरियन की कैटेगरी में भी आ गया है इनफैक्ट। तो साइंस उसके बिहाइंड देखें, साइंस बिहाइंड इट, तो पूरा प्रूव्ड है कि इट इज नॉट वेजिटेरियन। तो एक बार हम लोगों का ऐसा डिस्कशन हुआ, दूसरे गुरुकुलों के रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे, कि क्यों ना हम लोग अपना खुद का ही एक सिलेबस डिजाइन करें विच विल फॉलो द करिकुलम बट विथ द करेक्ट थिंग्स, विच जो हमारी फिलोसफी को के साथ में मैच करे। हम कुछ सिखा रहे हैं, बच्चा क्लास में कुछ पढ़ रहा है, तो फिर ऐसे में बच्चे का एक जगह पर निष्ठा नहीं हो पाती है। तो ऐसा हम लोगों की प्लानिंग में भी है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि ये तो हो गया CBSE करिकुलम की बात। और जो एक दूसरी चीज़ है वो है कि अपार्ट फ्रॉम दिस CBSE करिकुलम वी प्रोवाइड देम द नॉलेज ऑफ गीता। सो वी हैव गीता इन अवर सिलेबस, सिलेबस में हमने लगा रखा है। फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 8 उनका रेगुलर पीरियड लगता है। और छोटे छोटे बच्चे, आप हमारे एनुअल फंक्शन के प्रोग्राम्स या दूसरे प्रोग्राम्स देखेंगे, छोटे छोटे बच्चे कंठस्थ और कॉन्फिडेंटली जब गीता का पाठ करते हैं तो वो सच में बहुत अमेजिंग लगता है। छोटे छोटे बच्चे इन द सेंस क्लास 1 के बच्चे। तो इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर करिकुलम। और इसके अलावा बच्चों को आयुर्वेद का नॉलेज हो, उनको योग का नॉलेज हो, जो चीज़ें दूसरी जगह पर नहीं मिल रही है वो चीज़ें भी उनको मिले। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा एक संध्या का पीरियड होता है। ये पीरियड स्टार्ट होता है आफ्टर लंच फ्रॉम 11:35 टू 12:10, तो वी गेट 35 मिनट पीरियड देयर। और उसमें बच्चे गीता का पाठ करते हैं, दे हियर सत्संग, सत्संग में उनके ही काम की बातें कि व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट। तो बहुत सारे उनके मतलब इससे रिलेटेड, लाइफ स्किल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें उनको सुनने को मिलती हैं। और इसके अलावा स्तोत्र पाठ, हमारे बच्चे को रुद्राष्टकम आता है, हनुमान चालीसा आता है, एंड मेनी सो मेनी स्तोत्र जिनके नाम भी लोगों ने नहीं सुने होंगे, चिल्ड्रन रिसाइट इट। तो ये जो चीज़ें, इनका जो कॉम्बिनेशन है, बच्चे को बहुत कूल एंड काम बनाता है। वाओ, वेरी नाइस। आप बच्चों की कोर पे काम कर रहे हैं। Very और true. चेंज आ जाता है सर। मैंने ये देखा है कि आप अगर जुलाई के महीने में आइए हमारी संध्या देखने के लिए, तो आप ना पीछे खड़े होकर के देख करके समझ जाएंगे कौन सा न्यू एडमिशन है। उसमें वो चंचलता होगी, और जो हमारे पुराने बच्चे होंगे ना वो बिल्कुल शांत स्थिर बैठे सुशील रहेंगे। सभ्य। हाँ, उनके मतलब वो बहुत बड़ी बात है शांत बैठना। बच्चों को आप बैठा करके देखिए, कभी यहाँ कभी क्या वहाँ एज होगी बैठेंगे। ये बच्चों की, जिस एज ग्रुप की आप बात कर रहे हैं टेंटेटिवली? सर आप तो नर्सरी के बच्चों को भी आकर के देखिए कभी। ओह। हाँ। तो अभी आप आइए अगर इसमें, अब जैसे एक ड्यूरेशन हो चुका है, लंबा ड्यूरेशन, तो अब सभी बच्चों में वो चीज़ आ चुकी है। तो
बहुत अच्छा लगता है और ये बिल्कुल यूनिक है, डिफरेंट चीज़ है। ये मैंने और कहीं के बच्चों में नहीं देखी है। जो कामनेस है बच्चे की माइंड की, वो बहुत सुपर्ब है। वाह। नॉट आई एम सेइंग 100%, एक दो बच्चे ऐसे कोई प्रॉब्लमेटिक हो तो, बट बहुत कम संख्या है वो। वी कैन से 99% स्टूडेंट्स दे दे आर डूइंग वेल। डूइंग वेल। इंडिया में स्पोकन इंग्लिश को बहुत मान्यता दी जाती है। इफ़ यू आर गुड एट योर कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है तो उसको लेके बहुत एक प्रोपागेंडा है कि अ पर्सन इज एजुकेटेड टिल द टाइम ही और शी इज स्पीकिंग इंग्लिश। तो हम कम्युनिकेशन स्किल्स और स्पोकन इंग्लिश के ऊपर कैसे बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं? First of all, we have a course, a special course of Eduvate, so that part also increases the communication skill in English. और दूसरा जो है, इनकी हम एडिशनल क्लास लगवाए। तो मिस्टर थॉमस इज देयर, who is very well known for this personality development classes, spoken English classes. So he used to take the classes for his students also to enhance their communication skill. So you're working on that as well. हाँ, we are working. लवली, वेरी नाइस। आज के टाइम में एंजाइटी, एंगर, एडिक्शन ये एक बहुत बड़ा इशू हो गया है। आप इसको गुरुकुल में कैसे टैकल करते हैं? सपोजिंगली किसी बच्चे को है बहुत एंगर इश्यूज है, एंजाइटी इश्यूज है, या कोई बच्चे को आप देख रहे हैं दैट ही और शी इज बेसिकली ही आपके गुरुकुल में तो एडिक्शन की तरफ वो जा रहा है या किसी चीज़ का उसको लत लग रहा है, सो हाउ डू यू डील विद दैट? सबसे पहली बात कि गुरुकुल में आने के बाद जा रहा है वर्ड नहीं आएगा, जा रहा था हो जाएगा ये, क्योंकि वो उसको ये सारी चीज़ें कहाँ पर मिल रही थी, घर पे मिल रही थी। यहाँ पर वो अपने आप ही सारी चीज़ों से कट ऑफ हो गया। ना उसको मोबाइल मिल रहा है तो कोई किसी प्रकार का मोबाइल एडिक्शन नहीं होगा, ना उसको ये सारी चीज़ें दूसरी जो नशे की चीज़ें हैं वो मिल रही हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट हमको बताते नहीं हैं। वो क्या करते हैं कि वो ना बच्चों को ला करके एडमिशन करा देते हैं और पार्शियल चीज़ें बताएंगे कि ये ऐसा है, ये वैसा है, बट वो मेन चीज़ नहीं बताएंगे कि बच्चा इस प्रकार से एडिक्शन में फंसा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर ला रहे हैं। तो कई बार ऐसे बच्चे अगर पकड़ में आते हैं तो मैं इसको ना दो तरीके से ट्रीट करती हूँ। माई मैनेजमेंट इज़ वेरी सपोर्टिव फॉर इट, कि अगर मुझे दिख रहा है इस बच्चे में सुधार की गुंजाइश है तो फिर मैं पूरा काम करती हूँ। और अगर दिख रहा है कि बच्चे में सुधार की गुंजाइश तो है नहीं, उल्टा वो मेरे 2-4 बच्चों को और ख़राब कर देगा, तो वो एक कहावत है ना कि अगर पेटी में एक आम सड़ा है तो वो पूरे आमों को सड़ा देगा, बेहतर है उस सड़े हुए आम को ही अलग कर दो। तो वहाँ पर वही प्रिंसिपल के साथ हम काम करते हैं कि फिर उसको इमीडिएटली हम आफ्टर गिविंग वार्निंग। एक बच्चा मेरे पास आया और उसके पेरेंट्स ने बताया कि ऐसा ऐसा था, ये बुरी तरीके से एडिक्शन में फंसा हुआ था। बहुत ईमानदारी से, ऑनेस्टली दे टोल्ड एवरीथिंग एंड वी टूक अ ब्रेक, 1 ईयर ब्रेक फॉर हिम। तो उसने उसकी पढ़ाई डिसकंटिन्यू कराई, मुंबई का बच्चा, और उसको उन्होंने अपने रिलेटिव के यहाँ पर भेज दिया। तो वहाँ पर जब वो एडमिशन के लिए आया और सारी चीज़ें उन्होंने ऑनेस्टली बताई, और तो मैंने उस बच्चे से बात की। वो बच्चे से मैंने पूछा, मैंने क्यों करते थे ऐसे, कूल लगता है, क्लासमेट्स कर रहे हैं तो हमको भी लगता है। मैंने कहा तो अब, बोले अब छोड़ना चाहता हूँ सब। क्यों? क्योंकि समझ में आ रहा है बहुत नुकसान का है। तो फिर बस उसकी मैंने ये वाली बात को पकड़ी और मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा तुम्हारे जैसे बच्चों को मैं बिल्कुल एंटरटेन करती ही नहीं हूँ, लेकिन तुमने जो एक लाइन बोली ना कि मैं निकलना चाहता हूँ इससे, मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो अगर इस पर स्टक रहो तो फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मैंने उनको वार्निंग दी, एक लेटर भी लिया कि अगर किसी भी प्रकार की इससे रिलेटेड मिस्चीवियस एक्टिविटी देखने में आती है, आई विल इमीडिएटली गिव हिम टीसी। तो बच्चे ने नहीं दिया मौका एंड ही इज डूइंग वेल। ही इज स्टिल विद यू? यस, ही इज। अरे वाह। एंड एंगर इश्यूज भी एक बहुत मेजर कंसर्न हो गया मैम आजकल। मेरे पास पेरेंट्स आते हैं और बोलते हैं ये बच्चा ना मैम बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश है, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसको इतना गुस्सा। उस बच्चे के से की तरफ से साल भर हमारे पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई शिकायत ही नहीं आती है। तो कुछ तो ना, अब मैं आपको एक बताती हूँ, थोड़ा थोड़ा इतने सालों से काम करते हुए चाइल्ड साइकोलॉजी में समझती हूँ, बच्चे बड़े क्लेवर होते हैं। वो ना सामने वाले को देख करके बिहेवियर अपना चेंज करते हैं। तो जो उनके नखरे उठाएगा उसके सामने वो ढेर नखरे, हमारे जैसे लोग नखरे उठाएंगे नहीं, तो वो एकदम सीधे चलते हैं। फिर भी कहीं पर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो बच्चों को फिर पर्सनली थोड़ा उनको प्यार से बात करके, समझा करके, जैसा उसका लेवल है उसके अकॉर्डिंग टैकल करते हैं। पेरेंट्स और बच्चों के बीच का जो बैलेंस होता है, जो एक रिलेशनशिप होता है, उसमें गुरुकुल का क्या रोल होता है? बहुत बड़ा क्योंकि रोल। काफी वक्त तक के बच्चा अपने पेरेंट्स से दूर रहता है जब गुरुकुल आता है। और आजकल के ज़माने में, पुराने ज़माने में तो बच्चे अपने पेरेंट्स की आंखों में देख के भी नहीं बात कर पाते थे।
आजकल parents and children have become quite friendly to each other. That is also a problem. And अगर आपकी गुरुकुल की बात करें तो since a kid is studying far from the family, away from the parents, तो उसको आप कैसे बैलेंस आउट कर पाते हैं और आप बाकी पेरेंट्स को भी इस बारे में क्या बताना चाहेंगे? प्लीज एनलाइटन अस। आपको मैं एक बहुत फैक्ट बात बताती हूँ। होता है क्या है, आई एम टॉकिंग अबाउट अदर हॉस्टल्स। जब बच्चा घर से दूर हॉस्टल में जाता है, आपको पता है वहाँ पर उसको सत्संग तो मिल नहीं रहा है, कुछ ऐसा चीज मिल नहीं रहा है। उसको मिल रहा है दूसरे लड़कों का संग, जो कि अलग अलग कल्चर के हैं, अलग अलग हैबिट के हैं, अलग अलग संस्कारों के हैं। तो वहाँ पर ना एक आप लोग भी फैमिलियर होंगे कि एक ये कॉन्सेप्ट चलता है कि माँ बाप ने पैदा करके कौन सा बड़ा एहसान कर दिया है, पैदा किया है तो पालेंगे, पैदा किया है तो हमारी जरूरतें पूरी करेंगे। तो ये ना मैंने देखा है कि इफ द चाइल्ड इज रिसाइडिंग इन अ नॉर्मल हॉस्टल, तो उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट, ये कहना चाहिए कि थॉट डेवलप हो जाता है। लेकिन जब यहाँ पे गुरुकुल में आता है, तो मैंने आपको क्या बताया है कि बच्चा सत्संग सुन रहा है। तो सत्संग में जब आप एक छोटे बच्चे को आप आतंकवादी बना सकते हैं, बस आप जैसा, क्या उम्र थी उसकी, छोटा बच्चा ही था। लेकिन उसी बच्चे को अगर सही संस्कार दिए जाएं, अगर वो दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम, अच्छी अच्छी बातें सुने, अच्छी अच्छी बातें, तो फिर वही चीजें उसके दिमाग में बैठेंगी। और यहाँ पर उल्टा होता है। अब क्या होता है, बच्चा अपने पेरेंट्स से दूर है तो पेरेंट्स की कद्र करना सीखता है। अब उसको अपनी माँ की याद आती है, कैसे केयर करते हैं, अपने पिताजी की याद आती है, तो वो चीज बहुत पॉजिटिव इफेक्ट डालती है। दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दैट सत्संग एटमोसफियर। और ओवरऑल अगर बात करें तो मतलब एक पेरेंट्स और चिल्ड्रन के रिलेशनशिप को आप लोग उसको कैसे बैलेंस आउट करने में हेल्प करते हैं? नहीं सर, जब ये बच्चा यहाँ पर रहेगा तो उसका पेरेंट्स के लिए एक अलग ही एटीट्यूड डेवलप होगा। ऐसा एटीट्यूड जो उसके घर पे पेरेंट्स के साथ में रहकर भी नहीं डेवलप हुआ था, अब वो उस एटीट्यूड के साथ में उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है। सो बच्चा और रिस्पेक्ट करने लगेगा, और बच्चा बिल्कुल, और उसको डेफिनेटली। और सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं, बच्चा माता पिता को भगवान मानने लगता है ना। क्योंकि हम सुना रहे हैं उनको रात दिन कि माता पिता धरती पर के चलते फिरते भगवान हैं, वो नहीं होते तो तुम इस दुनिया में कैसे आते, उन्होंने तुम्हारे लिए क्या क्या कष्ट सहे हैं। तो वो सारी चीजें जब बच्चे को गिनाई जाती है ना सत्संग के माध्यम, इट इज नॉट ओवरनाइट चेंज, एक दिन का काम नहीं है। लेकिन धीरे 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 जब बच्चा वही वही चीजें सुनता है, अच्छी अच्छी पॉजिटिव थॉट्स सुनता है, अच्छी बातें सुनता है, तो डेफिनेटली उसमें बहुत पेरेंट्स के लिए लव एंड रिस्पेक्ट बहुत बढ़ता है। ग्रैटिट्यूड, हाँ, ग्रेटिट्यूड ऑल्सो फॉर पेरेंट्स ये डेवलप होता है। रश्मि मैडम, गुरुकुल के बारे में पता चला है यहाँ पे 2 प्रकार के बच्चे हैं। देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स, वन आर हॉस्टलर्स एंड वन आर डे बोर्डर्स, डे स्कॉलर्स। सो उन दोनों कैटेगरीज में क्या डिफरेंस है और हम दोनों में कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिविलेजेस देते हैं क्या बच्चों को, या कुछ हम सेपरेट चीज़ें करते हैं उन लोगों के लिए? नो, प्रिविलेजेस आर सेम। बच्चों को बराबर प्रिविलेज मिलता है, बराबर चांसेस मिलते हैं। डिफरेंस कहाँ पर आ जाता है, दैट हॉस्टलर स्टूडेंट्स दे आर रिसाइडिंग 24 आवर विद अस, सो दे आर बेनिफिटेड 100%। और डे स्कॉलर बच्चा हमारे पास सिर्फ 6 आवर्स के लिए, पर फिर भी उस 6 आवर में जैसा मैंने आपको बताया कि जो हम संध्या वाला पार्ट लेते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें कैटर करने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इस पर जो हॉस्टलर बच्चा है वो 24 घंटे हमारी निगरानी में है, तो वॉट ही इज़ यूजिंग मोबाइल, तो दूर की चीज़ है, मोबाइल तो यूज़ कर नहीं रहा है, उसको 1.5 घंटे का इवनिंग स्पोर्ट मिल रहा है, देन संध्या मिल रही है, देन बैलेंस डाइट फूड मिल रहा है, देन टाइम पर फूड मिल रहा है। तो वहाँ पर अगर डे स्कॉलर पेरेंट्स थोड़े से अवेयर हो, थोड़े कोऑपरेटिव सपोर्टिव हो गुरुकुल के सिद्धांतों के साथ में, तो काम बहुत अच्छा बन जाता है। लेकिन अगर पेरेंट्स आर नॉट अवेयर, या घर का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि रात को 11 बजे खा रहे हैं, या गुरुकुल के सिद्धांतों से अपोजिट चल रहा है, तो फिर बात उतनी नहीं बन पाती है जितना कि one for hostler students and other for such day scholar students whose parents also understand the philosophy of Gurukul and try to follow it at their home also. तो आप कोशिश पूरी करते हैं कि बच्चा पूरा एडवांटेज ले, बट अगर उसको फैमिली द्वारा सपोर्ट नहीं मिल पाता है उतना, या उधर कुछ और फॉलो हो रहा है और यहाँ पे हम लोग कुछ और फॉलो कर रहे हैं, तो पूरा एडवांटेज नहीं मिल पाता है डे स्कॉलर्स को। हाँ, बस देखिए यहाँ पर सीधा सा एक सिद्धांत है कि बच्चे के ऑल अराउंड डेवलपमेंट के लिए एक ट्रायंगल बनता है, जिसमें एक कॉर्नर पे पेरेंट है, एक कॉर्नर पे टीचर है और एक कॉर्नर पे बच्चा है। तो बच्चे का दोनों हाथ को ना, एक साइड टीचर और एक साइड पेरेंट को होल्ड करना होता है, एंड पेरेंट एंड टीचर शुड होल्ड देयर हैंड विद ईच अदर टुगेदर, तब जाकर के बच्चे का
विकास सही तरीके से होता है। अगर ये कहीं ना कहीं लैगिंग है तो वो तो डेफिनेटली साइकोलॉजी कहती है कि फिर बच्चे का वो चेंजेस नहीं आएगा जो कि एक्सपेक्टेड है। गुरुकुल का एक बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल ट्रेडिशन है जो कि 14 फरवरी को सेलिब्रेट होता है, जो मैंने सुना अभी। दैट्स कॉल्ड एज पेरेंट्स वर्शिप डे। सो 14 फरवरी को तो वैसे कुछ और सेलिब्रेट होता है। सो हाउ डिड यू कम विद दिस आइडिया कि ऐसा करना चाहिए हमको? ये आइडिया तो पूज्य गुरुदेव ने दिया था जब वो जमाना था जब 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाने का बड़ा विरोध होता था। बजरंग दल एंड शिव सैनिक एंड ऑल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वो क्या करते थे, बहुत विरोध करते थे। पार्क में बैठे हुए पेयर्स को मारना पीटना ये सब करते थे। तो वो एक साइकोलॉजी है ना कि इंकार आमंत्रण देता है। जब आप किसी चीज के लिए मना करो तो अट्रैक्शन, जो लोग नहीं है उसमें वो भी उतर के क्या चीज होता है वो भी उसमें उतरते हैं। तो इसी सिद्धांत के साथ में बापूजी ने काम किया कि आप प्रेम दिवस मनाओ। जिस प्रेम दिवस ना, वैलेंटाइन डे मीन्स व्हाट, यू आर सेलिब्रेटिंग द लव, तो आप लव डे मनाओ, आप प्रेम दिवस मनाओ, बट सेलिब्रेट इट विथ योर फर्स्ट लव। एंड किसी भी इंसान का जो फर्स्ट लव है, उसकी माँ है, उसके पिता है, तो व्हाई डू वी फॉरगेट देम। तो ये लोग तो बाद में आ रहे हैं, जो पेयर्स बन रहे हैं, किसी लड़के को कोई लड़की मिल रही है, लड़की को लड़का मिल रहा है, सो व्हाई टू फॉरगेट योर पेरेंट्स। तो बोले बिल्कुल मनाओ प्रेम दिवस। और आश्चर्य की चीज़ है कि आज बहुत ये वर्ल्ड वाइड हो गया है। अभी यहाँ पर लाल बाग में भी जो मेला चल रहा है उसमें भी एक प्रोग्राम ये रखा गया है कि पेरेंट्स को वर्शिप करना, अपने माता पिता का वंदन का। तो ये तो बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। मेरा तो ये मानना, मैं दावा करती हूँ कि अगर किसी बच्चे ने, किसी यूथ ने भी, इवन किसी यंगस्टर ने भी एक बार अगर ये प्रोग्राम अटेंड कर लिया, ही विल नेवर थिंक ऑफ सेंडिंग हिज पेरेंट्स टू ओल्ड एज होम। कभी दिमाग में उसके ख्याल ही नहीं आएगा। मतलब ये प्रोग्राम कैसा होता है, पेरेंट को सामने बैठाया जाता है, उन भगवान की तरह उनको तिलक करते हैं, उनको फूलों की माला पहनाते हैं, आरती करते हैं, उनकी उनकी परिक्रमा करते हैं जैसे एक भगवान के लिए हम करते हैं। और उसके बाद फिर जो मोमेंट आता है कि बच्चा बोलने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ छोटे बच्चे, वहाँ आप कभी अटेंड करिए ये प्रोग्राम, तो बड़े बड़े भी अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं। और फिर माता पिता जब उनको उठा करके गले लगाते हैं तो कितनी कितनी गलत फहमियाँ मिट जाती हैं, कितने सारे गैप कम हो जाते हैं। आज का समय कैसा है, जो एडोलेसेंट एज के बच्चे हैं, वो बचते हैं पेरेंट्स से नजर न मिले, वो बात नहीं करना पसंद करते हैं। तो ये जो प्रोग्राम होता है ना, ये अपने आप में वरदान है पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, बहुत अच्छी चीज होती है। वेरी ट्रू। ऐसा कोई भी करेगा तो यही फीलिंग आएगा सामने वाले को। और आजकल के बच्चे रेबल हो गए हैं थोड़े, सो रेबलियस थोड़ा सा कम होंगे आफ्टर बीइंग अ पार्ट ऑफ सच काइंड ऑफ ट्रेडिशनल थिंग। गुरुकुल में एकेडमिक्स के अलावा मैम को करिकुलर एक्टिविटीज या स्पोर्ट्स या मे बी व्हाटएवर एक्टिविटीज एक्सेप्ट देन एकेडमिक्स कोई भी स्कूल या कोई भी गुरुकुल ऑफर करता है, तो आप एज अ गुरुकुल क्या ऑफर करते हैं? our students are very good at sports. What all sports activities you provide? हाँ, we have कबड्डी, खो खो जिसमें हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट एंड इसके अलावा चेस एंड ऑल इंडोर गेम्स भी। लेकिन इसमें अभी जिला स्तरीय प्रतियोगिता हुई जो कि हमारे स्कूल में ही ऑर्गेनाइज हमने होस्ट किया, कबड्डी प्रतियोगिता। सो उस कबड्डी में वी वर सेकंड, वी वॉन सिल्वर। एंड इसके बाद फिर हमारे ये थे 9 to 12 कैटेगरी के, यानी बड़े बच्चों का, अंडर 17, देन अंडर 14 एज के जो बच्चे गए बाहर खेलने के लिए, दे अगेन वॉन द सिल्वर, वो भी सेकंड पोजीशन पे रहे। एंड इसके अलावा हमारे यहाँ के बच्चे सेलेक्ट होते हैं स्टेट लेवल में। अभी रिसेंटली बच्चे गए कबड्डी खेल करके आए। और आज ही इंटर स्कूल सौदिया के अंडर में जो इंटर स्कूल खो खो कॉम्पिटिशन होता है उसमें छोटे छोटे बच्चे हमारे 3 to 5 दे वॉन गोल्ड। सो नो डाउट स्टूडेंट्स आर वेरी गुड एट स्पोर्ट्स। उसका रीज़न क्या है कि स्कूल में तो पीरियड लगता है जिसमें डे स्कॉलर भी बेनिफिटेड होते हैं, लेकिन शाम को इनका 1.5 आवर का टोटली स्पोर्ट होता है। तो डेली इनका फिजिकल वर्कआउट होने के बाद में फिर 1 घंटा, हाफ एन आवर फॉर फिजिकल वर्कआउट एंड देन फॉर 1 आवर फॉर देयर स्पोर्ट, जो उनके पसंद का कोई भी स्पोर्ट में आप, या आप जिसमें अच्छे हो, देखो जस्ट टेल देम। तो वो काम बहुत अच्छा होता है और वो चीज़ दिखाई भी पड़ रही है। इन म्यूजिक ऑल्सो स्टूडेंट्स आर वेरी गुड, नो डाउट। और
उसका कारण क्या है? क्यों म्यूज़िक में बहुत अच्छे हैं, म्यूज़िक टीचर तो हर जगह होते हैं। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया ना कि 3 समय जो संध्या होती है, तो मॉर्निंग में होती है, दोपहर में और शाम को, वो पूरी म्यूज़िकल होती है। तो उसमें बच्चे का एक तरीके से ना डेली-डेली रियाज़ हो जाता है। तो इस वजह से जो कैसियो बजाने वाला बच्चा है, वो भी दिनों-दिन इम्प्रूव करता है, तबला वाला भी, ढोलक वाला भी और उनको गाने वाला भी, और उनको देख-देख करके नए बच्चे भी तैयार होते रहते हैं। तो इस तरीके से ये म्यूज़िक हो गया। आर्ट एंड क्राफ्ट में आज लालबाग में जो मेला लगा है उसमें प्रदर्शनी में हमारे बच्चों ने भी भाग लिया। हमने थीम लिया था राजमाता अहिल्याबाई बोलकर, और बहुत अच्छा बच्चों ने बनाया। तो इस तरीके से ये तीनों ही जो एक्टिविटीज़ हैं इसमें, अपार्ट फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी एंड गीता एंड एकेडमिक्स, आवर स्टूडेंट्स आर डूइंग गुड इन दीज थ्री एक्टिविटीज़ आल्सो। वाओ। गुरुकुल में बच्चों की वेलबींग का बहुत ध्यान रखा जाता है, और उसके लिए आपने थोड़ी देर पहले मेंशन भी करा था कि उनका खाना टाइम टू टाइम हम देखते हैं कि किस टाइम पे लंच दिया जाए, किस टाइम पे डिनर दिया जाए। तो घर जैसा खाना आप कैसे पेश कर पाते हैं उन लोगों के लिए? सर आपको मैं बताऊं कि हमारे यहाँ पर बच्चों को लहसुन प्याज नहीं देते हैं। लहसुन प्याज हम देंगे तो ऐसा मेडिसिन देंगे। बहुत जब गर्मी पड़ती है तो उस समय में प्याज कच्चा, और जब बहुत ठंड पड़ने लग जाएगी उस समय में कच्चा लहसुन इन द फॉर्म ऑफ चटनी और पिकल। तो अदरवाइज दे गेट अ गुड सात्विक फूड। और दूसरी जो चीज़ है ना, हमारी बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, किस समय में कौन सा ऑर्गन बहुत एक्टिव है, उस समय में अगर उसको उसके काम की चीज़ मिल जाए तो बॉडी बहुत हेल्दी रहती है। तो उसके अकॉर्डिंग ही बच्चों को, जैसे सुबह 7 से 9 का समय होता है कि बच्चा उस समय में ब्रेकफास्ट कर ले, तो 7:30 बजे बच्चे को ब्रेकफास्ट मिल रहा है। 9 से 11 साढ़े 11 तक का समय होता है, बच्चा दोपहर का लंच कर ले, तो उस समय में 11 बजे बच्चों को लंच हो जा रहा है। 10:30 बजे एक बैच बैठता है, दूसरा बैच 11 बजे। अगेन फिर यहाँ पर दोपहर में उनका नाश्ता हो जाता है। 7 बजे, नो सॉरी 6:30 पे बच्चा भोजन करने बैठ जाता है। फिर उसके बाद रात में 9 बजे बच्चे को दूध मिलता है। तो इस तरीके से एक प्रॉपर गैप में, प्रॉपर इंटरवल में बच्चे को एक बैलेंस डाइट मिल रहा है। टेस्ट तो रहता ही है नो डाउट, लेकिन साथ में एक बैलेंस डाइट हो और उसकी सात्विकता भी बनी रहे, उसका भी ख्याल रखा जाता है। अब होता क्या है कि जब समय समय पर बच्चा खा रहा है, रात को 9 बजे दूध पी करके बच्चा गया और 9:30 10 बजे तक में सो रहा है, तो सुबह उसको जल्दी उठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर रात को हैवी डाइट लिया तो फिर वो सुबह नहीं उठ पाता है। तो ऐसे में बच्चों को प्रॉपर एक उनके फिजिकल वेलबींग का काफ़ी ख्याल रखा जाता है। मैम, यूजुअली बच्चों को ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में व्हाट डू वी गाइस ऑफर, व्हाट डू वी गाइस सर्व टू देम? हाँ, सो एवरी डे मेनू इज़ डिफरेंट। हर दिन का ब्रेकफास्ट का, लंच का, इवनिंग स्नैक्स का, डिनर का, सबका मेनू अलग अलग है। तो मॉर्निंग में किसी दिन उन बच्चों को मूंग मिलता है, किसी दिन चना मिलता है, किसी दिन स्प्राउट्स होते हैं, किसी दिन बच्चों को मीठा दलिया होता है, तो किसी दिन नमकीन दलिया होता है। तो इस तरीके से एक वेरिएशन बना रहे, बच्चे का इंटरेस्ट बना रहे ब्रेकफास्ट करने में। इसके अलावा लंच में भी हर दिन का मेनू अलग है। किसी दिन हम तुअर की दाल दे रहे हैं तो किसी दिन मूंग की दाल, किसी दिन हम मिक्स दाल दे रहे हैं तो किसी दिन हम कढ़ी दे रहे हैं, किसी दिन राम भाजी है, किसी दिन छोले हैं। ऐसे करके हर डे का इनका ये अलग अलग फिक्स होता है। और सैलड उनको मिलना ही मिलना है, सैलड खाना ही खाना है। एक टीचर की ड्यूटी होती है जहाँ पर बच्चे अपनी थाली, एक और सिस्टम आपको बताऊँ मैं कि बच्चे यहाँ पर डाइनिंग टेबल में बैठ करके नहीं खाते हैं, वो नीचे बैठते हैं, बराबर मंत्रोच्चारण करके भगवान को भोग लगा करके देन दे स्टार्ट टेकिंग फूड। तो वो अपनी थाली खुद उठाते हैं। तो जाकर के जब थाली को रखते हैं तो वहाँ पर एक चेकिंग के लिए टीचर की ड्यूटी होती है कि बच्चा वेस्ट ना करे फूड को। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे संस्कार भी बच्चों में आते हैं। देन अगर हम इवनिंग स्नैक्स की बात करें तो किसी दिन पानी पताशे हैं, बच्चों को पसंद आते हैं, किसी दिन फ्राई राइस है, देन उपमा है, और इडली है, देन खमण है, फिर कभी पराठे हैं, प्लेन पराठे हैं, तो कभी मूली के गोभी के पराठे हैं। आई वुड लाइक टू टेल यू कि हम 3 चीज़ें नहीं यूज़ करते हैं। वन इज़ लहसुन, अनदर इज़ प्याज, और एक है आलू। तो आलू के कारण बहुत सारी चीज़ें डिशेस मिस हो जाती हैं, बट एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ आवर गुरुदेव हम ये नहीं यूज़ करते हैं। लहसुन प्याज जो है वो एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं, तो जब उसका सही समय होता है देन ओनली वी गिव। फिर शाम का भोजन में भी हर दिन उनको ग्रीन वेज नहीं है, एक दिन ग्रीन वेज है तो एक दिन चवला बन गया, फिर एक दिन उनको मूंग की दाल बन गई। मोस्ट ऑफ द डेज इट इज ग्रीन वेज। बैलेंस डाइट। हाँ, बैलेंस डाइट है, पर वो वेरिएशन होता रहे, तो इस तरीके से है। और एक अच्छा डाइट देने की कोशिश करते हैं, बच्चे ऑल्सो दे लव इट। रश्मि मैम, थोड़ी सी भूख सी लग रही है। बुलवा में आज पानी पताशे थे। वाह, क्या बात है। रश्मि मैम, आपका गुरुकुल के फ्यूचर को लेके क्या विजन है, और ओवरऑल हमने क्या सोचा है
मे बी रिलेटेड टू एकेडमिक्स, मे बी रिलेटेड टू को करिकुलर एक्टिविटीज़, गुरुकुल अपने आप को फ्यूचर में भी कहाँ देखता है, और आपका बच्चों को लेके क्या फ्यूचर में पर्सपेक्टिव है, उनका कैसे इम्पैक्ट करा जाए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फ्यूचर विजन है वो ये है कि बच्चों को हम एक इन हाउस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपरेशन की फैसिलिटी अवेलेबल कराएं, क्योंकि ये पेरेंट्स की भी डिमांड है। और जैसा मैंने बताया कि बच्चे कोचिंग में जाकर के कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और कोचिंग के या ट्यूशन के नाम पर हम बच्चों को आउट ऑफ कैंपस अलाउ नहीं करते हैं। तो यहीं पर वो चीज़ें, वो फैसिलिटी अवेलेबल करवाना, और ताकि बच्चे यहीं पर एडिशनल पढ़ाई चालू कर सकें। और जो दूसरी जो चीज़ है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, दैट वी हैव टू रीच ईच एंड एवरी हाउस विथ अ फिलोसफी कि यस देयर इज़ अ गुरुकुल इन योर इंदौर इटसेल्फ, और फॉर अदर स्टेट्स ऑल्सो, दैट द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया। तो यहाँ पर एक ऐसा गुरुकुल है जहाँ पर आपके बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन के साथ में संस्कृति और संस्कार के साथ में पर्सनल मदरली केयर भी मिल रही है, और उसका सही मायनों में पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है, उसका मोरल कैरेक्टर का बिल्डिंग हो रही है। सो दिस इज आवर फ्यूचर विजन। रश्मि मैम, आप पेरेंट्स को और मे बी बच्चों को जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और देखने वाले हैं, उनको अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज ये है कि कई बार हम बच्चों को खुश करने के लिए गलत डिसीजंस ले लेते हैं। हमेशा अफर्म रहिए और वही डिसीजन लीजिए जो बच्चे के हित में है, क्योंकि हो सकता है उस समय बच्चा आपसे नफरत करे, बट फिर वो बाद में समझेगा कि मेरे पेरेंट्स ऐसे स्ट्रिक्ट थे। जैसे आज हमारी जनरेशन समझती है इस चीज़ को कि मेरे पेरेंट्स अच्छे स्ट्रिक्ट थे, इस वजह से आज मेरी पर्सनालिटी ऐसी है। अगर मेरे पेरेंट्स ढीले होते, मेरी हर गलतियों को माफ़ करते रहते, तो या बर्दाश्त करते रहते, नज़रअंदाज माफ़ कर तो देते। नज़रअंदाज करते रहते, माफ़ तो करना ही चाहिए, बच्चे हैं गलतियाँ करेंगे ही, तो मेरी पर्सनालिटी ऐसी नहीं बनती। तो हमको कुछ उसी तरीके से चलना है। और होता क्या है कि आज का पेरेंट ऐसा सोचता है कि मुझे जो नहीं मिला है वो मैं बच्चे को प्रोवाइड करूं। अरे आपको जो नहीं मिला उसके कारण आज आप ऐसे बने हो। तो परवरिश बहुत जरूरी है। परवरिश का एक अच्छा उद्देश्य होना चाहिए। आज ही मैं एक थॉट पढ़ रही थी कि पीपल सी व्हाट यू डू एंड गॉड सी वाई डू यू डू, है ना। मतलब लोग देखते हैं आप क्या कर रहे हो, और भगवान देखते हैं कि आप क्यों क्यों कर कर रहे रहे हो। हैं? सो इफ योर इंटेंशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हाट डिसीजन यू आर टेकिंग इज गुड, तो आपका वो एक्शन सही है। और अगर उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि बच्चा खुश हो जाए, तो फिर ये गलत है। तो यही मेरा मैसेज है कि बी वेरी अफर्म विथ योर प्रिंसिपल्स एंड योर अपने सिद्धांतों के साथ में बहुत अफर्म रहिए। रश्मि मैम, किसी भी पेरेंट को अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराने के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज अपने दिमाग में रखना चाहिए? और ये मैं एक रेगुलर पेरेंट के बिहाफ पे पूछ रहा हूँ सवाल। यस। सो पहली चीज़ तो ये कि एकेडमिक्स अच्छा हो, जो टीचर्स हैं वो वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड हो, केयरिंग हो, बच्चे को स्कूल आने में इंटरेस्ट बना रहे। बच्चा ये ना हो कि मुझे स्कूल नहीं जाना है वाले बच्चे को, मतलब कभी भी ऐसा थॉट उसके दिमाग में नहीं आए। दूसरा कि एकेडमिक्स के अलावा बच्चे को इंग्लिश भी मस्ट है। बच्चे को प्रॉपर इंग्लिश, एक अच्छा करिकुलम, अच्छा कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, तो उसकी इंग्लिश पर खास ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि वो आज समय की डिमांड है। तीसरी जो चीज़ है वो है सिक्योरिटी। बच्चे की सिक्योरिटी होनी चाहिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अगेन दैट इज संस्कार। तो संस्कार तो कहीं बच्चों के बिगड़ नहीं रहे हैं। बच्चा ऐसे माहौल में तो नहीं जा रहा है जहाँ पर वो कुछ गलत चीज़ें सीख करके आ जाए। तो ये 4 चीज़ें मुझे लगता है ये क्राइटेरिया को ध्यान में रखना चाहिए। बिकॉज मैं फाइनेंशियल पॉइंट को मैंने नहीं बोला है, बिकॉज टुडे पेरेंट्स आर रेडी टू डू एवरीथिंग फॉर देयर चिल्ड्रन। वो नहीं देखते हैं फीस कितनी, बस बच्चे को एक सही एटमॉस्फेयर मिले। वो थोड़ा सा अपना कम में गुजारा कर लेंगे, बट बच्चे को पूरा पूरा मिलना चाहिए। सो आई थिंक दीज 4 पॉइंट्स आर should be analyzed properly before taking admission of a child. मैम, मैंने सुना है गुरुकुल के कुछ स्टूडेंट्स किसी टैलेंट शो में भी आए थे हाँ या सर। गए थे? सो एक बार प्लीज हमारे बताइए। पास ऐसा कॉल आया इंडियाज गॉट टैलेंट से, और उन लोगों का ऑडिशन राउंड यहाँ पर हुआ इंदौर में। सो दे वर सेलेक्टेड। और इसके अलावा एक और अच्छा अचीवमेंट है इस फील्ड में कि अच्छा, फॉर इंडियाज गॉट टैलेंट दे वर सेलेक्टेड फॉर मलखम। हमारे यहाँ मलखम सिखाया जाता है। एंड वेरी 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 रेयर स्कूल्स आर देयर इन इंदौर हु Who teach टीचेस with us? मलखम।
तो उनमें से हमारा गुरुकुल और काफ़ी वेल नोन है। एक बार हमको आईआईटी इंदौर से भी कॉल आया कि आप, हमने सुना आपके बच्चे मलखम्ब करते हैं, तो उनका यहाँ पर प्रेजेंटेशन कराने के लिए बच्चे गए, परफॉर्म भी किया। हमारे यहाँ पर ये परमानंद आश्रम है, तो वहाँ पर एक बार इंटरनेशनल योगा सेलिब्रेशन हुआ था, जिसमें काफ़ी दूसरे देशों के भी गेस्ट आए थे, पार्टिसिपेंट्स आए थे। तो उसके इनॉग्रेशन सेरेमनी में हमारे बच्चों ने मलखम्ब किया, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की प्रेजेंस में। और एक बड़ा प्यारा अचीवमेंट ये है कि साउथ की मूवी है सायरा। तो सायरा में इट इज़ स्टार्ड बाय अमिताभ बच्चन, तमन्ना भाटिया एंड चिरंजीवी। सो उसमें हमारे बच्चों को इनविटेशन आया टू परफॉर्म मलखम्ब का एक सीन। तो बच्चा हमारा गया और वो वहाँ पर परफॉर्म करके आया। सो फॉर मलखम्ब वी आर वेरी वेल नोन। Wow. Okay, Rashmi ma'am, thank you so much थैंक यू for सर। joining us for this amazing podcast. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और ये पॉडकास्ट बहुत ज़रूरी होने वाला है हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे बच्चों के लिए। और जो भी पेरेंट्स अभी अपने बच्चों को स्कूल में डालने वाले हैं, स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट होगा कि आपको क्या देख के स्कूल चूज़ करना चाहिए और उनका एडमिशन किस बेसिस पे कराना चाहिए। ना कि सिर्फ एकेडमिक्स, ना कि सिर्फ को करिकुलर एक्टिविटीज़, ओवरऑल बच्चे के डेवलपमेंट के लिए हमको किस कैटेगरी और किस टाइप का स्कूल चूज़ करना चाहिए, उन लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी पॉडकास्ट होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस मैम। थैंक यू सर। हरिओम। थैंक यू। हरिओम सर।